मतदान प्रतिशत के आंकड़ों ने खेलों के रोमांच को मीलों पीछे छोड़ दिया है। शनिवार देर रात तक आंकड़ों की जो मंजिल लग रही थी, रविवार सुबह तक भी नजरों से दूर ही रह गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 2018 का रिकॉर्ड तो टूटा, पर अंतर दशमलव में है। बंपर कह लीजिए, पर एनालिसिस मुश्किल हो गया है। जनता ने सभी को कंफ्यूज कर दिया है, पर आंकड़े कुछ तो कह रहे हैं। सियासत में गणित 1+1 2 भी हो सकता है, 11 भी, या कुछ और भी, पर गणित में नंबर्स, फैक्ट, फिगर और एजम्पशन एग्जैक्ट और 90 तुल्य होते हैं। यह अलग बात है कि इन्हें सॉल्व करने वालों से कोई गलती हो जाए। ऐसे में चलिए आज कोशिश करते हैं जनता द्वारा सेट किया गया आंकड़ा, जो पेचीदा सवाल सा लग रहा है, उसे सुलझाने की। मेरे साथ इस वक्त जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस से भीमराज जाखड़ जी जुड़ रहे हैं। भीमराज जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। कुछ और गेस्ट थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। भीमराज जी, कल जब बंपर वोटिंग लग रही थी, तो आप ही के कांग्रेस के साथी ये कहते दिखाई दे रहे थे कि लोगों ने जनता के सरकार के कामों पर मुहर लगाते हुए बढ़ चढ़कर वोट किया। क्या कह रहे हैं आप? सवाल दोबारा कीजिए, आवाज जी, मैं ये कह रहा हूं कि कल देर रात तक कांग्रेस के आपके साथी ये कह रहे थे कि सरकार के कामों पर मुहर लगी है, सरकार को रिपीट करने के लिए लोग बढ़ चढ़कर पहुंचे, लेकिन अब लग रहा है कि लोग उतना बढ़ चढ़कर पहुंचे नहीं। कैसे देख रहे हैं आज कांग्रेस, कैसे देख रही है इस आंकड़े को? सर, ये आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस ने जो काम किए पिछले 5 साल में, कोरोना काल ले लो या किसानों के लिए ले लो, मजदूरों के लिए ले लो, चिरंजीवी योजना ले लो, चाहे महिलाओं के लिए ले लो, और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जो किया गया काम है, उन कामों को देखकर जनता ने जो वोटिंग की है वो कांग्रेस के पक्ष में हो और कांग्रेस का रुझान आएगा। और मैं आपको कह रहा हूँ, यह हमेशा रिवाज बदलेगा अब, और कांग्रेस की सरकार क्या कारण होगी है? पूर्ण बहुमत। या तो देखिए, बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को आप अपने हक में बता रहे थे, अब लग रहा है कि उतना बढ़ा ही नहीं। आप कह रहे हैं कि नहीं, ये स्थिति भी आपके हक में है, तो कोई तो कारण होगा। पिछली बार 74.06% मतदान हुआ था 2018 में। अब की बार 74.96 है। क्या ये सही है? मैं सही बोल रहा हूँ? 74.96 अगर आप होम वोटिंग और पोस्टल बैलेट्स वगैरह सबको गिन लें, नहीं तो 74.13 है। 1-3 कल कहीं तो ये सर कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है। कांग्रेस की योजनाएं अच्छी थी, कार्यकर्ताओं ने काम किया है, और वो वोट प्रतिशत है सर जो एवरेज यही करीबन राजस्थान विधानसभा चुनाव में यही वोटिंग रहती है। इन पिछले करीबन आप मान लो 3 से 4 चुनावों के दौरान, और अब ये जो चुनाव में आज कल जो वोटिंग हुई है, लेकिन लगभग इसी वोटिंग में सरकारें प्रदेश में बदलती रही है भीमराज जी। अब देखिए सर जी, बदलती रहती है, पर जो सरकार की एंडिंग एमसी है वो है नहीं सर। और सरकार ने जो योजनाएं की है, जो काम किए, उन कामों के आधार पर सर जी जनता ने वोट किया है। और वैरागी साहब, आप देखिए 3 तारीख को इसी चैनल पे आपको बधाई देने वालों का तांता लगा रहेगा। नहीं, मुझे क्यों बधाई देंगे सर? अगर बधाई देंगे या तो आपको देंगे या बीजेपी को देंगे। मैं तो आप लोगों से सवाल पूछता रहूंगा। देखिए, मेरा अपना एनालिसिस ये कह रहा है कि बधाई देने की स्थिति अब बन नहीं रही है आपके लिए। देखिए, अब मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे वो बड़ी संख्या में जुटे, मिडिल क्लास फैमिली बड़ी संख्या में जुटी। मिडिल क्लास फैमिली में नाराजगी नजर आई कि अगर इतनी फ्री की योजनाएं देंगे तो पैसा तो हमारी जेब से जाएगा, इसका मतलब है कि टैक्सेस और सरकार लगा देगी। और अगर मैं बात करूं युवा वोटर्स की, उनमें काफी उत्साह नजर आया, और वो परंपरागत तौर पर आपसे रोजगार के सवाल पर नाराज नजर आ रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये आंकड़ा आपके पक्ष में जा रहा हो। सर जी, आप सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब देता हूँ। युवा सर जी, कॉलेज के अंदर भी तो युवा आते हैं। युवाओं के लिए कॉलेज के जो अवसर कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिए हैं सर जी, सैकड़ों कॉलेजें खोली गई है इसके कारण। और जो रोजगार की बात है सर जी, रोजगार के अंदर उनके सुनिश्चित किए गए हैं, और आगे फ्यूचर का भी हमने दिया है। रोजगार के मुद्दे पे तो सर बेरोजगार दिल्ली और लखनऊ जाकर बैठे, क्योंकि प्रदेश में उन्हें सुना नहीं जा रहा था। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स आपको वोट क्यों करेगा? वो तो टर्नआउट हुआ है, ऐसा बन रहा है तो टर्नआउट नहीं हुआ है। सर क्या सवाल पूछा आपने? लखनऊ जाके कौन बैठे थे? आप ये सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब देता हूँ। लखनऊ उपेन्द्र यादव था, बीजेपी का एजेंट था, वो जिसको भाजपा ने टिकट दी है। किसकी बात कर रहे हो सर आप? अच्छा, ये तो उपेन्द्र यादव था जो बीजेपी का एजेंट था, और जिसने कहा एजेंटगिरी नहीं की, वो तो लड़कों से दलाली के पैसे लिया करता। मैं ठीक है, आप जो इसके संगठन से जुड़े थे कार्यकर्ता, जो बेरोजगार जुड़े थे, उनसे पता कीजिए सर जी। ये चंदा जीवी था, और चंदा ले लेके आंदोलन करता था, और बीजेपी के इशारों पे नाचता था। और ये तो हमें पहले ही कह दिया था कि बीजेपी का एजेंडा और बीजेपी के लिए काम कर रहा है। वो ठीक है, लेकिन इन्हीं आंकड़ों को समझने की और कोशिश करेंगे। मेरे साथ देखिए राजनीतिक विश्लेषक जितेंद्र यादव जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं।
और जितेंद्र जी स्वागत करता हूं मैं आपका। लेकिन जितेंद्र भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपको शेव बनाने की फुर्सत नहीं मिल रही है, आंकड़े बहुत उलझा कर रख रहे हैं। मतलब अगर सियासत का गणित होता तो हम 1+1 को 2 कह लेते, 11 कह लेते या कुछ और कह लेते, लेकिन गणित तो फैक्ट्स पे ही होता है, उसी को सुलझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कल से लेकर देखिए आज तक अब आंकड़े दूसरी कहानी कहने लगे हैं। बिल्कुल स्वप्निल, देखो ये एक ऐसा मुद्दा होता है, सही पूछो तो जो एक बड़ा प्यारा सा शब्द है हिंदी में कि ये भविष्य के गर्भ में प्रश्न है। हम और आप केवल पिछले अतीत से आंकड़ों से हम अनुभव लेके कुछ ना कुछ कहने की स्थिति में जरूर हैं, पर एक चीज है, हमारे साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है। देखो, जब कभी वोटिंग दिल खोल के होती है ना, तो एक कयास लगाया जाता है कि कुछ परिवर्तन होने वाला है ना। जब भी कभी वोटिंग ज्यादा होती है तो ये परिवर्तन की लहर होती है, लेकिन इस बार के आंकड़े थोड़ा यकीनन उलझा रहे हैं, मेरे अपने डेटा जो कहते हैं। देखो, एनसीआर में जो रीजन आता है इधर, जिसमें अलवर और भरतपुर की कुछ सीटें आती हैं, यहाँ के अक्सर क्या होता है, एक ट्रेंड होता है कि वो अपोजिट चलता है ऑलमोस्ट। पिछले 3, यदि मैं 13 की बात करूं, 18 की बात करूं और अभी की बात कर ले, तो इसमें और 8 की ओर पहले भी अगर जाते हैं तो वहां यदि सत्ता पक्ष बीजेपी का है तो कांग्रेस आगे रहती थी, और कांग्रेस है तो बीजेपी। एक आंकड़ा रहा है मेरे यहाँ, मेरा जो अनुभव, जो कार्य क्षेत्र था, अभी पिछले 1 सप्ताह से मैं उधर अटका हुआ था। अलवर की 11 सीटों का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अलवर की 11 सीटों में उधर जो प्राथमिक वोटर्स या इनकी जो कोर वोटर हैं वो बीजेपी का हुआ करता है। वहां जो है इन्फ्लुएंस दिल्ली की राजनीति से बड़ा प्रभावित रहता है, लेकिन वहां बिल्कुल उलट है समीकरण। वह गहरा समीकरण जो बैठ रहा है, ये 11 का आंकड़ा इस तरह लग रहा है मुझे 6 + 4 + 1 में बट गया। 6 सीटें अब की बार अलवर रीजन से, बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट आ सकता है। 6 सीटें अलवर रीजन से लग रहा है वोटर्स की समीक्षा के बाद। लेकिन वहां की वोटिंग प्रतिशत में आपको ध्रुवीकरण की छाप दिख रही है। कल तक तो दिख रही थी, मुझे भी दिख रही थी, आपको भी दिख रही थी। मेवाड़, मैं स्वप्निल जी, मारवाड़ का जो स्थिति है, मारवाड़ में एक्चुअल में कांग्रेस बहुत पिछड़ रही है। इनके पीछे बहुत सारे कारण है, अब उन कारणों पे आते हैं। भाई साहब ने एक बात बताई यहाँ पे कि युवाओं का मामला। देखिए, युवाओं का मामला हो, ये कोई भी हो, सबसे पहले एक शब्द आता है हित, इंटरेस्ट। किस वर्ग के हित कितने आपने संतुष्ट किए, ये वास्तव में परख का सही पैमाना होता है। तो कोई भी सत्ता जब तराजू पर तोली जाएगी वोटर्स, तो एक ही पैरामीटर रखता है कि मैं कितना संतुष्ट किया गया इस सरकार के द्वारा। तो ऐसे में ये समीक्षा बड़ी टफ चली जाती है। फिर बहुत सारे कोण आते हैं, बहुत सारे एंगल आते हैं, जिसमें एक समीकरण जाति का होता है, दूसरा समीकरण युवाओं का होता है, तीसरा समीकरण सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस के पैमाने पर कहें तो आगे है कांग्रेस, लेकिन युवाओं की बात करें तो 7 लाख तो भैया सीधे सीधे एम्प्लॉय राजस्थान में। अब एक एम्प्लॉय 4 आदमियों के परिवार का तो नेतृत्व करता ही है, मिनिमम 4 आदमियों के। तो इस हिसाब से ये 28 से 30 लाख सक्रिय लोग जो इस बार वास्तव में, देखो बड़ा उलझा हुआ इसलिए है कि यहाँ सर्विस सेक्टर नाराज था। सर्विस सेक्टर सत्ता पक्ष से नाराज था, चाहे वो ट्रांसफर का मुद्दा रहा हो, लेकिन यहाँ पेचीदा बात आई, ओपीएस ने उसको कितना संतुलित किया ये तो 3 तारीख नहीं, लेकिन जितेंद्र यादव जी, मेरे अगले सवाल से मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहता हूं, लेकिन उससे ठीक पहले मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि मेरे साथ बीजेपी के प्रतिनिधि आरपी विजय जी भी जुड़ चुके हैं। आरपी साहब, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जितेंद्र भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं और आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्जिनल ग्रोथ है मतदान प्रतिशत में, बहुत मार्जिनल, दशमलव में गिने जा सकने वाला, वो भी उस स्थिति में जब बहुत बड़ी संख्या में नए वोटर्स जुड़े और पहली बार वोट डालने वाले भी 22 लाख के आसपास थे, जिनका टर्नआउट हमें नजर आ रहा है, जिनका टर्नआउट हमें दिख रहा है, मिडिल क्लास फैमिली का टर्नआउट दिख रहा है। एक बड़ा वर्ग ऐसा रहा है पिछली बार से इस बार में जो वोट डालने नहीं पहुंचा। बिल्कुल देखिए, ये जो आपने स्वप्निल जो आपने बात पकड़ी है ना, वो परिणाम उन्मुखी चीज रहने वाली है। दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेड और डिसाइडिंग फैक्टर इन दिस इलेक्शन। ये इस चुनाव में 22 लाख नए मतदाताओं का जुड़ना प्लस जो ऐसे मध्यम वर्ग का जो एक रूठा हुआ या साइलेंट वोटर है, वो बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। इस पैरामीटर पर कहीं ना कहीं हमें सत्ता पक्ष थोड़ा सा मुसीबत में नजर आ रहा है। जहां तक 3 और आंकड़े में जोड़ूंगा, मैंने कल भी आपके चैनल पर शायद एक बात साझा की थी कि कैबिनेट मंत्री तक डरे हुए हैं।
और वो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ ये बात, इसके पीछे मैं अपना व्यक्तिगत रातें मैंने जाग के बिताई उन लोगों के साथ, उनकी कंसिस्टेंसी में, उनकी जहां उनकी नहीं, खुद लेकिन की आप ही के अपनी उसमें एक आंकड़ा मैं जोड़ देता हूं। देखिए, अखबारों ने बड़ा अच्छा एनालिसिस छापा है। 25 में से 15 मंत्री और 8 में से 6 सांसदों की सीटों पर मतदान प्रतिशत 4% तक बढ़ा है। स्वप्निल, मैं माफी चाहूंगा, जब आप बात बोल रहे हैं तो आपकी आवाज कट कट के आती है बाद में, कोई टेक्निकल आवाज कट रही है, डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, मैं इसको वो ठीक फट करवाता हूं, फट मैं के बिल्कुल आवाज मैं आ ठीक रही है, करवाता हूं, कोई फिर आपके पास ध्यान आता हूं। दें। पीसीआर इस पर तुरंत संज्ञान लेगा और भीमराज जी और जितेंद्र जी की तक मेरी आवाज जी जी जी, सही से और पहुंच पाए उसको वो चेक जी कर लेगा। आरपी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आरपी साहब, अगर देखिए बहुत बम्पर वोटिंग होती तो आम राय ये बनती है कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन ये बम्पर वोटिंग नहीं है। अब हम इसे डायरेक्ट एंटी इनकम्बेंसी से भी नहीं जोड़ पा रहे, लेकिन फिर बीजेपी एक्साइटेड क्यों है? सबसे पहले तो स्वप्न जी, समाचार प्लस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। देखो, चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और पिछली बार जो 74.04% था उससे बढ़कर के इस बार 74.9% अभी तक के जो आंकड़े हैं हो सकते हैं बढ़ भी जाएं। तो ये मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि ये बढ़ा हुआ ही अपन इसको कहेंगे, हो सकता है 76% तक चल जाए, या नहीं तो 75% तो अपन मान ही चल सकते हैं। तो 1% अगर टोटल पॉपुलेशन का 5,25,00,000 वोटर्स में से अगर बढ़ता है तो काफी बड़ा नंबर होता है। और जो वोट पड़ा है, इस बात को भी तो कंसीडर कीजिए कि इस बार वोटर्स की संख्या 2018 से ज्यादा है। आप नंबर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप सीए भी रहे हैं। परसेंटेज तो सब टोटल वोटर का ही होगा ना, परसेंटेज की बात अपन कर रहे हैं तो वो टोटल वोटर का होगा, उससे इम्पैक्ट नहीं आएगा ना उस चीज का। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो कारण क्या है मैं आपको बता दूं। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा मैं उसमें नहीं जाता, क्योंकि युवाओं में आक्रोश था। 17 पेपर लीक हुए। 17 जब पेपर लीक होते हैं तो युवा एक्चुअली इतनी मेहनत करता है और उसके बाद में मालूम पड़ता है कि एग्जाम देता है, तैयारी करता है और उसके बाद में उसको पता पड़ता है कि आज पेपर लीक हो गया, तो उनका वो टाइम खराब हो रहा है। वो आक्रोश में थे और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 17 बार पेपर लीक हुए हैं। और पेपर लीक में कौन मिले हैं? इनके कांग्रेस के जो मिली भगत की वजह से पेपर लीक हुए हैं। तो युवाओं में आक्रोश था और उन्होंने बढ़ चढ़ करके वोटिंग करी है। सेम थिंग विद द वुमेन्स, लेडीज के साथ भी यही हो रहा है। आज की तारीख में 5 साल के अंदर 2 लाख एफआईआर दर्ज हुई है। 35,000 महिलाओं के साथ। सर, एक बात बताइए, आप लोग लगातार जिन मुद्दों को लेकर हमलावर रहे हैं, उन मुद्दों में इतनी आग होती है कि वोटिंग परसेंटेज को तो 6 या 7% से आगे बढ़ जाना चाहिए था पिछली बार के, एक मार्जिनल ही बढ़ा है। तो क्या ये उतना आग वाले मैटर्स रह नहीं गए थे मतदान के दिन तक, या फिर क्या हुआ? देखो, कई जगह पे मैं आपको बताता हूँ कि अभी आपने भी बोला कुछ मिनिस्टर्स के पे तो कम हुआ है, कुछ मिनिस्टर्स पे ज्यादा हुआ है, 18 पे कम हुआ तो 4 पे बढ़ा भी है। देखो, ये चीजें होती है, बट मेरा कहने का अर्थ ये है कि ओवरऑल अगर अपन इसको देखते हैं तो काफी कुछ ग्रोथ हुई है। 1% कोई कम नहीं होता है। हाँ, उम्मीद ये थी कि जिस तरीके से बात हो रही थी उस हिसाब से ये था कि ये 80 के आसपास पहुंच जाएगा, बट समहाउ इट कुड नॉट रीच देयर। ये अपन 74, 75%, 76 मान लो मैक्सिमम, अगर हो भी सकता है, बट मेरे को अब लगता कम है कि 75, 75.5 से ऊपर होगा। बट जो भी है, अब जो मत तो पड़ चुके, और जो मेरा मानना है, मैंने मेरी बात बताई आपको कि ये आक्रोश की वजह से भी जो बना है आज की तारीख में, हो सकता है कि आज युवाओं ने भी डाला है, महिलाओं ने भी डाला है, ये सब मैंने मिलकर डाला है। तो वोट परसेंटेज लोग बात सोच रहे थे, एक बार जब आया था 5 बजे तक का रिकॉर्ड जब आया था तो 67, 68 हमें भी लगा था। तो पीपल वर थिंकिंग कि मतलब ये कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअली हम ये डिबेट आज दोबारा क्यों कर रहे हैं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। जितेंद्र जी कल भी मेरे यहाँ इन्वाइटेड थे और बीजेपी कांग्रेस के लीडर्स भी मेरे साथ कल जुड़े थे, और उस समय जो लग रहा था उसके हिसाब से डिस्कशन हुआ। अब जब प्लेटफॉर्म बदलता दिख रहा है तो मुझे लगता है दोबारा से इस पर चर्चा की जरूरत है, इसलिए हम रिपीट इसी इशू पर डिबेट के लिए आए हैं। मैं भीमराज जी आपके पास आ रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका और हमारा संपर्क ठीक हो गया होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पार्टी के चेहरों में इतना अट्रैक्शन था कि वो लोगों को अपनी ओर खींच ले, तो फिर क्या कारण है कि सीएम गहलोत की सीट, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की सीट पर मतदान प्रतिशत 3.5% तक गिर जा रहा है? भाई, उनका तो अट्रैक्शन है, वहां तो बढ़ना चाहिए था, वहां तो बढ़ा नहीं, वहां तो 3.5 तक गिर गया। सर जी, वोटिंग परसेंटेज का ऐसा है कि किस पे जितेंद्र भाई अपना पॉइंट रिपीट कर दें।
शकुंतला रावत की सीट के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हाँ ठीक है, कई बार हो जाता है सर, वोटिंग परसेंट अप डाउन हो अरे जाता है। सर आप पर सर जी, मैं आपके लिए ये clear सीएम बात सबसे ज्यादा प्रचार कर देता करें हूँ वैराग्य और साहब। उनके यहाँ उनका अट्रैक्शन कम नजर आए, 3.5% तक मतदान प्रतिशत गिर जाए, तो हम सवाल भी ना पूछें सर? बेसिक सा सवाल है, बनता है सवाल आपका। मैं आपको कह रहा हूँ सर जी, अट्रैक्शन उनका ये राजस्थान के अंदर पूरे के अंदर था, और सीएम साहब का और पायलट साहब का अट्रैक्शन तो ऑल इंडिया कांग्रेस में है, और जहाँ भी चुनाव प्रचार के अंदर गए स्टार प्रचारकों में भी है। और मैं आपको एक बात एक विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि राजस्थान तो भाई साहब ने पीएम साहब की हार स्वीकार कर ली है शायद पहले ही, क्योंकि चेहरे और जवाब राजनीति में कई चीजों का आईना होते हैं। आप उन्हें दिल्ली भेजने का तैयारी कर चुके हैं। नहीं, कोई तैयारी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है भाई नहीं, साहब। लेकिन सर लेकिन भीमराज भाई, आप अशोक गहलोत और सचिन पायलट का कह रहे हैं, मैं आपको कुछ और नाम गिना देता हूं। शांति धारीवाल के यहाँ भी कम हुआ है, इसके अलावा सीपी जोशी जी के यहाँ तो खैर बढ़ा है, बीडी कल्ला जी के यहाँ भी कम हुआ है। मतलब आपके जितने भी स्टार परफॉर्मर्स, जिन विभागों के कामों पर आप पीठ थपथपाते हैं, वहां लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई हमें मजा नहीं आया, हम वोट डालने नहीं जा रहे, कम जा रहे हैं। सर जी, वोटिंग परसेंटेज एक पर्टिकुलर सीट के लिए कोई इतना बड़ा मायने नहीं रखता कि ये सीट आएगी राजस्थान के अंदर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मैं माफी चाहूंगा, बीच में तिजारा की सीट, बाबा बालकनाथ वाली सीट का अचानक से उछलना किस बात की ओर संकेत करता है? ये पोखरण की सीट मेडिकल रिजल्ट मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर ध्रुवीकरण कार्ड चला है। नहीं जितेन भाई, मुझे ऐसा लगता है वहां पर ध्रुवीकरण कार्ड चला है, और वो ध्रुवीकरण कार्ड दोनों तरफ से चला है। आप किसी एक को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएंगे। लेकिन भीमराज जी, बीजेपी ये कह रही है कि यूथ में आक्रोश है। अब मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बताता हूं, इस तरीके से बताता हूं ना। एक तो मुझे ये सरकार किस तरीके से हमने नौकरी दी गिनती है मुझे समझ में नहीं आता। मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि सच में नौकरियां कितनों को मिली। इतने पेपर लीक्स के बाद बहुत से पोस्ट तो खाली रह गए। नव युवक आपके इस झांसे में क्यों आएगा, या आपके इस वादे में क्यों आएगा कि आप 2047 तक 2 करोड़ की, इस सीजन में 10 लाख की, और वैसे 2.5 लाख सीधे सरकारी नौकरी की बात कर रहे हो, या 4 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे हो? वो क्यों भरोसा करेगा? 4 लाख की, 4 लाख की, हाँ 4 लाख की, ठीक है 4 लाख की, वो भरोसा क्यों करेगा? के साथ 10 लाख नौकरियों का है, जिसमें 4 लाख सरकारी है, 6 लाख कॉर्पोरेट की, जो एक जैसे औद्योगिक क्षेत्र अगर रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं आपको कहूं सर जी, कांग्रेस जो काम आपको किया है, रोज जो पेपर लीक हुए उनके लिए आजीवन कारावास का कानून बनाने वाला राजस्थान है, और जो जिन्होंने पेपर लीक किए, जो इसके अंदर मिली भगत थी, उनको जेल के अंदर पहुंचाए। और सर जी उसी के कारण उसमें नौकरियां तो फंस गई ना, रही होगी, लेकिन उस पीरियड में नौकरियां तो फंस गई ना। युवाओं को ये लग रहा है कि अगर यही चीजें होती रही तो सर जी, अब नौकरियां आप एक बात बताओ, नौकरियां फंस गई, पर सर जी उनको बख्श दें क्या? उनको बख्श देते तो वो तो हमेशा कर्मकांड उनका, उनको तो सर फिर आपके सिस्टम पे भरोसा कैसे करें? आरपी विजय जी को जोड़ना चाह रहे हैं, फिर मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं भीमराज जी जिन्होंने कर्मकांड किया उनको जेलों में भिजवाया है, और हमने 4 लाख नौकरियां सरकारी, 6 लाख प्राइवेट में किया है। भाजपा ने 2 लाख नौकरियों को ये वादा किया सर। और दूसरी बात, इन्होंने सर जी किसानों के साथ जो अन्याय किया, आज भी मैं अभी रिपोर्ट पढ़ के आ रहा हूँ सर। आजकल ना दौर ऐसा है, नहीं मैं आपको एक चीज बता दूं भीमराज जी, आजकल दौर ऐसा है ना कि मिनिमम पर तो एक बार भरोसा हो जाता है, मैक्सिमम के वादों पर भरोसा करना बड़ा टिपिकल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आरपी विजय जी आपको जोड़ना चाहिए। जैसे 15 लाख पे भरोसा नहीं हुआ, 2 करोड़ पे रोजगार पे भरोसा, 15 लाख पे भरोसा, ठीक है भीमराज जी सुनो, आप बोले आरपी जी, आप बोले। भीमराज जी, आप बता रहे हैं 4 लाख नौकरियां, अभी टोटल अपने राजस्थान में कितनी सरकारी नौकरी है तो बता दें मेरे को। आज की तारीख में आपके पास वैकेंसी 2 लाख की है, मैक्सिमम 2 से 2.5 लाख से मैक्सिमम, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे भी ले लोगे ना तो 2.5 लाख से ऊपर की नहीं होती है। तो अगर सपोज करो आप ये कह रहे हैं कि हमने 3 लाख की नौकरियां दे दी पिछली बार, तो कहां से नौकरियां दे दी इन्होंने? 1.25 लाख नौकरी तो उस समय पाइपलाइन में थी भारतीय जनता पार्टी। नहीं, लेकिन जितने पद खाली है आरपी साहब, उतने वादे तो आपने भी नहीं किए नौकरियों के। नहीं बता रहा हूं मैं आप, एक्चुअली क्या होता साहब, ये कोर्ट में जब चली जाती है ना, वहां पेपर लीकेज का मैटर नहीं था, वहां कोर्ट में कोई मैटर चला जाता है। नहीं पेपर लीक का मैटर कैसे नहीं है? वो तो गुजरात में आपका परफॉर्मेंस देख रहे हैं, एमपी में आपका परफॉर्मेंस देख रहे हैं, पेपर लीक का मैटर तो है, वो आप पर भी क्यों ट्रस्ट करेंगे? 1 लाख मैं आपको बता दूं, 1,25,000 की इन्होंने नौकरियां दी है, उसमें से 1 लाख को नौकरियां तो पुरानी, इन्होंने तो कुल मिलाकर के 25,000 नौकरियां दी। मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज, आज ये कह रहे हैं कि हम 4 लाख की नौकरियां देंगे, 4 लाख की नौकरियां कहां से पैदा करेंगे? टोटली 8 लाख हैं पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे कर्मचारी हैं वो 8 लाख हैं, तो कहां से दे देंगे? इतना रिटायरमेंट कहां आ जाएगा क्या? ठीक है, या दे दोगे आप? दूसरी चीज मैं ये कह रहा था कि आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने काम किया और काम के बेस पे हमको वोट मिला है। एक बात तो ये मंत्री जितने भी नाम गिना रहे थे अभी स्वप्निल जी, कि जो मुख्यमंत्री हैं, धारीवाल जी हैं,
बीडी कल्ला जी हैं, शकुंतला रावत है, इनके ये तो आपके स्टार कैंपेनर है, एक तरीके से स्टार परफॉर्मर है आपके नहीं, लेकिन सर आज में से 2 सांसदों के भी सीटों पर मतदान प्रतिशत गिरा है, वो भी तो आपके स्टार परफॉर्मर्स हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, हाँ। हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ, हाँ। मैं मेरी भी बात मानता हूँ कि अगर ऐसा है हाँ। तो कोई कमी कहीं कहीं रही होगी, हाँ। बट ये कहता हूँ कि ये जो स्टार परफॉर्मर बता रहे हैं, उस स्टार परफॉर्मर की यह हालत है कि इनके जो मुख्यमंत्री हैं, हाँ। जो सब जगह जा रहे थे, उनके खुद का तो उन्होंने ध्यान रखा ही नहीं गया, जो 3% वहां पे वोटिंग गिरी है। ठीक है। जितेंद्र भाई, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र भाई, आपने जाति की बात की थी और मैं दोबारा उस फैक्टर पर आना चाहता हूं। सबसे पहले तो राजनीतिक दलों ने मंचों से लोगों को कंफ्यूज किया। मैं आपको बताता हूं कैसे। राहुल गांधी का एक बयान आता है, अब या तो वो सिंपैथी क्रिएट करेगा या फिर वो एग्रेशन क्रिएट करेगा। आवाज डिस्टर्ब हो रही है वैरागी साहब? जी, मैं कोशिश करवाता हूं अपनी टीम से उसको सुधरवाने की, भीमराज जी। और जितेंद्र भाई, दूसरा पॉइंट यह है कि जैसे फाइनल मोमेंट पर राजेश पायलट का इशू उठाना, वो या तो लोगों के बीच में सिंपैथी क्रिएट करेगा या एग्रेशन पैदा करेगा। अब ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी उतना ही कंफ्यूज कर रहा है जितना राजनीतिक दलों ने कंफ्यूज किया है। मतलब जनता भी अब कंफ्यूज करके गई है कि ठीक है, आप भी सिर धुनिए बैठकर, अगर मैक्सिमम मेजोरिटी कुछ होगी तो वो 105 से 115 के बीच में होगी और मिनिमम मेजोरिटी होगी तो 102 माफी चाहूंगा। एक तो क्या है कि आपका कोई भी सवाल पूरा हम नहीं सुन पा रहे हैं, ऐसे फट की आवाज आ रही है ना। फिर भी मैं जितना समझ पाया हूँ मैं बताता हूँ। इस पर जाति के फैक्टर की बात हम कर रहे हैं कल के रिजल्ट पर या वोटिंग पर। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा एडिशनल कुछ मुद्दे जोड़ दूं। मतलब ये जो मुद्दे होते हैं ना, मेरे ख्याल से इस चुनाव में मेजर जो थे, जिनको हम खोज सकते हैं, एक तो उस पर फिर पैरामीटर पर देखेंगे कि भाई सत्ता को क्या गया और विपक्ष को क्या गया। जाति का सबसे पहले आपने कहा, जाति का बहुत बड़ा मुद्दा राजनीतिक दल भी स्वीकार करते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ कि शकुंतला रावत जी की वोटिंग में एक इनपुट मिला सरकार को कि भैया वहां के 12,000 जो अपने सैनी वोटर्स नाराज हैं, तो वहां खुद उन्होंने, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके अपने परिवार के अपने रिश्तेदार को सीएम साहब ने भेजा। 4 रात लगातार जागते रहे, मुझसे व्यक्तिगत संपर्क में है और वो चीजें वहां मैंने अपनी आंखों से देखी। एक बात जोधपुर की बात करता हूँ, जोधपुर सीट की बात, इवन सरदार साहब की बात करता हूँ, सरदारपुरा की, उधर के सैनियों को समझाने के लिए जातिगत समीकरण है, तभी तो ये सब हुआ। खुद सीएम साहब के भतीजे ऑन ग्राउंड डटे रहे, 8 दिन रोटियां भी उन्होंने रात को बेचारे भागते भागते कहीं गाड़ियों में, बसों में खाई। 2 जगह के एग्जांपल दे दिए मैंने जाति का, ये हर जगह है सर। मुंडावर कंसिस्टेंसी में एक अभी उम्मीदवार है ललित यादव कांग्रेस पार्टी के, उनकी सीट पर 20,000 से प्लस गुर्जर वोट हैं। मुंडावर, ध्यान रखिए, जातिगत आधार पर लड़ा जाता है हमेशा, जाट और यादव बाहुल्य है मुंडावर। तो इस बार इतना सटीक, इतना नजदीकी मुकाबला था कि क्योंकि जाट और जो यादवों के वोट है, यादव वहां पे लगभग 60,000 के आसपास, जाट जो है 54 के आसपास। तो सर वहां पे गुर्जर जो है निर्णायक भूमिका में थे। अब 20-22 हजार वोटों का आप हल्के में नहीं ले सकते। तो नहीं, लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूं ना, आप जब गुर्जर वोटों की बात कर रहे हैं जितेंद्र जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि फाइनल मोमेंट पर राजेश पायलट वाला इशू इनके बीच में या तो सिंपैथी क्रिएट करेगा या एग्रेशन की वजह से बंटवारा क्रिएट करेगा। आपको लगता है ये एकमुश्त जा सकता है? आंकड़ों के आधार पर स्वप्निल अगर मैं कहूं तो वो जो आज से 2008 का जो स्थिति है, ये 13 की थी, वहां डैमेज कंट्रोल जातिगत आधार पर हो सकता था और हुआ भी है। लेकिन अब के चुनाव में वोटर बदल चुका है, ट्रेंड बदल चुका है। ठीक है, मेरे पास अंतिम 3 मिनट बचे हैं जितेंद्र भाई, मैं एक एक सवाल सबसे ले लेना चाहता हूं। मैं भीमराज जी आपके पास आ रहा हूं। भीमराज जी, मेरा सवाल यह है कि आप ध्यान से सुनिएगा और मैं धीरे धीरे बोलता हूं ताकि अगर आवाज टूटे भी तो मैक्सिमम शब्द आप तक पहुंचे। मैं ये कह रहा हूं कि चुनावों में थकान तो होती है जो आपके लीडर्स के चेहरे पर दिख रही है, लेकिन सीएम साहब थकान से आगे बढ़कर थोड़ा सा उदास भी दिखे। प्रताप सिंह खाचरियावास आज उतने एग्रेसिव नहीं दिखे जितना एग्रेसिव वो होते हैं। बीडी कल्ला साहब भी मुस्कुराते कम नजर आए। ये आखिर हंसते खिलखिलाते चेहरे इतना दुखी क्यों दिख रहे हैं आज? सरजीत, थकान हर आदमी को होती है। आज 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए, भाग दौड़, सुबह शाम, रात को 12-12 1-1 बजे तक सोना, सुबह 5 बजे उठ के तो आपके काम में अट्रैक्शन होता तो इतना भागना नहीं पड़ता ना सर। अन्य व्यक्ति हो सर जी, एक थकान हो, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। आपके काम में अट्रैक्शन होता तो इतना भागना थोड़ी ना पड़ता। क्या चीज? अगर आपका काम बोलता तो इतना भागना तो नहीं पड़ता सर।
सर जी भागना के जनता के बीच में तो जाना ही पड़ेगा। जनता माई बाप होती है सर, चुनाव के अंदर कैसी बातें करते हो? जनता बीच नहीं जाएंगे तो जनता माफ थोड़ी करती है, किसी को नहीं बख्शती सर, ऐसा थोड़ी होता। जनता बीच जाना पड़ेगा, जनता को आप ऐसे थोड़ी होता। वो समय नहीं, जनता जागरूक है, उनको सब कौन सी पार्टी होती है, कौन सा नेता होता है जनता के बीच नहीं? जनता के बीच जाएंगे तो तभी सर जी जनता याद करेगी, ऐसा थोड़ी होता है। जनता आरपी साहब जाना पड़ेगा। आरपी साहब, पूरी कमान आपकी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने संभाली, पूरी कमान। और मोदी लहर, अगर हम ये कहते हैं कि वो लहर के तौर पे मौजूद है, तो जो पहला मोदी लहर था उस समय बम्पर वोटिंग उस समय के लिहाज से हुई थी और रिकॉर्ड भारी नंबर से टूटा था। इस बार रिकॉर्ड टूटा नहीं है, तो अब क्या आपको लगता है कि मोदी लहर उतनी रह गई? ऐसा नहीं है स्वप्निल जी, बात वो आप जो कह रहे हो, नो डाउट मोदी जी ने कमान संभाली है और कमान संभालने की वजह से आज ये पोजीशन है। क्योंकि बेसिकली क्या था कि आज की तारीख में मोदी जी के अलावा हमारे अमित शाह जी भी आए हैं, राजनाथ सिंह जी भी आए हैं, नितिन गडकरी जी भी आए हैं, हमारी स्टेट की टीम भी थी, वसुंधरा जी हैं, सारे लगे। मतलब कहने का अर्थ ये है सबने मिलकर के चुनाव लड़ा है। ठीक है। और चुनाव लड़ करके हमको यह उम्मीद है आज की तारीख में भी अगर हम 120 पार करेंगे तो 163 का आंकड़ा हम तोड़ेंगे, ये हमको लग रहा है। अगर देखिए आपने ये भी अगर के साथ कहा मैंने, देखो देखो हमेशा ही होता है, हमेशा ही होता है, बट अगर हम क्रॉस कर गए 120 को, देन वी विल क्रॉस 163। जितेंद्र जी, मेरा अंतिम सवाल, न तो 156 प्लस दिख रहा है, न 163 प्लस दिख रहा है, इस आंकड़े में क्या दिख रहा है? मैक्सिमम मेजॉरिटी का नंबर क्या हो सकता है? क्योंकि किसी चेहरे की लहर चली हो, इस बात को तो लोगों ने नकार दिया। मार्जिनल ग्रोथ मतदान प्रतिशत में यही कहता है। जितेंद्र जी। जी स्वप्निल, मुझसे सवाल जी नहीं। जी जी आपसे था जी, एक बार रिपीट करेंगे? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आज कंजक्शन है। मार्जिनल ग्रोथ ये बताता है कि किसी चेहरे की लहर तो नहीं चली। ऐसे में मेजॉरिटी का नंबर 153, 156 प्लस या 163 प्लस तो नहीं हो सकता। नहीं, कुछ टेक्निकल इश्यूज है, मैं अपना अंतिम सवाल नहीं ले पा रहा हूं। ठीक है, शॉर्ट में आरपी साहब आप अपनी बात कर दे, फिर मैं क्लोज करूंगा। ये बताता हूं क्योंकि ये परसेंटेज कम नहीं है। 75% अपने तो एक्चुअली अपन चाहते हैं कि 80% के आसपास पहुंचे, बट ये 75% मेरे लिहाज से कहीं कम नहीं है। ठीक है। कारण क्या होता है, हर परिवार में सपोज करो अगर 4 मेंबर है और एक आदमी नहीं गया तो वो 75% होता है, और वो यहाँ पे हुआ राजस्थान के अंदर, तो मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है। ठीक और है, लेटेस्ट होप फॉर शुक्रिया शुक्रिया। मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।